हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सोनी एजुकेशन क्लासेस के अंदर। और आज है साथियों आपकी 2 अप्रैल। और आज हम 2 अप्रैल से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, इन सभी क्वेश्चनों को इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक बार हम लोग फटाफट से पहले 1 अप्रैल के करंट अफेयर्स को क्विकली रिविजन कर लेते हैं मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। और एक बात तो मेरे साथियों, जो भी मेरे भाई बहन चैनल के अंदर पहली बार आए हो, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वैसे तो आपकी जो करंट अफेयर्स की क्लास है ये डेली चलती है सुबह में 5:30 बजे। तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी जो मियामी ओपन 2024 है, इसमें मेंस डबल का जो टाइटल है ये किसने जीता था। तो बात के सबसे उम्रदराज टेनिस प्लेयर रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन की जोड़ी ने मियामी ओपन 2024 में ही महिला सिंगल का खिताब किसने जीता था। तो ये जीता साथियों अमेरिका की डैनियल कॉलिंस ने। अभी किस राज्य की प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग का दर्जा प्रदान किया गया था। तो उत्तर प्रदेश के मथुरा को। भारतीय सेना के भी किस कमान ने सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो ये कहते हैं भारतीय सेना की पश्चिमी कमान ने अप्रैल 2024 में किन देशों के सीमा पर स्थित जो नियाग्रा फॉल्स हैं, यहाँ पर आपातकाल की घोषणा की गई है। तो यह कनाडा के ऑन्टेरियल और अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के बीच में स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। और यहाँ पर भी आपातकाल की घोषणा की गई है। वर्ष 2030 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का जो हॉकी इंडिया बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार है, ये किसे दिया गया है। तो एक तो दिया गया था साथियों भारत के मिडफील्ड हॉकी प्लेयर हार्दिक सिंह और डिफेंडर सलीमा टेटे को। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस राज्य में अस्पा कानून को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर और नागालैंड के अंदर। फिर हमने पढ़ा था कि 1 अप्रैल को हर साल उत्कल दिवस मनाया जाता है, जिसे उड़ीसा राज्य के स्थापना दिवस के रूप में भी जानते हैं। अभी रवि कोटा ने किस राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला था। तो असम के। और लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था कि 10 सप्ताह तक विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहने वाले पहले जो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं ये कौन बन गए हैं। तो भारत की स्टार बैडमिंटन जोड़ी सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। अब आज का साथियों आप लोग पहला क्वेश्चन देखिए। आज का आपका पहला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, अभी मियामी ओपन 2024 का पुरुष एकल का जो खिताब है ये किसने जीता है। तो देखिए साथियों, हम लोगों ने कल डिस्कस करा था कि मियामी ओपन 2024 में महिला सिंगल और पुरुष युगल के खिताब के बारे में। लेकिन क्या पुरुष सिंगल के खिताब के बारे में क्या है कि घोषणा नहीं की गई थी और ये आज कर दी गई है। तो ये जीता अभी किसने। तो ये जीता साथियों जेनिक सीनर ने। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, ये है कौन जेनिक सीनर। तो ये साथियों जो जेनिक सीनर है ये इटालियन खिलाड़ी है और ये मियामी ओपन जीतने वाले पहले इटालियन खिलाड़ी भी बन चुके हैं। यदि आप लोगों से पूछे कि इन्होंने हराया किसको है, तो ग्रीगोर दीमित्रोव को। अब जेनिक सीनर के बारे में बात करें तो ये जो साथी जेनिक सीनर है ये मियामी ओपन 2021 के और 2030 के उप विजेता भी रहे थे, जबकि इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का पुरुष सिंगल का भी खिताब जीता है जेनिक सीनर ने ही। अब एक बार पहले हम लोग साथियों मियामी ओपन के बारे में सभी विजेताओं के बारे में एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। हालांकि मैंने आपको आज भी रिवीजन करा चुका हूं, लेकिन एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि मियामी ओपन 2024 का महिला सिंगल का खिताब किसने जीता है, तो डैनियल कॉलिंस ने। और इसी में मियामी ओपन 2024 में मेंस डबल का खिताब जीता था भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन जोड़ी ने। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखिए साथियों, एक साल में क्या है कि 4 ग्रैंड स्लैम आयोजित किए जाते हैं और इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पूछता है। तो सबसे पहले आयोजित किया जाता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर किया जाता है फ्रेंच ओपन, तीसरे नंबर पर किया जाता है विंबलडन ओपन और सबसे आखिरी में आयोजित किया जाता है आपका यूएस ओपन। और यह भी पूछता साथियों कि ये जो ग्रैंड स्लैम है ये किस कोड पर खेले जाते हैं। तो याद रखेंगे आप लोग कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन है
ये दोनों खेले जाते हैं हार्ड कोर्ट पर। फ्रेंच ओपन आपका खेला जाता है क्ले कोर्ट के ऊपर, यानी कि लाल मिट्टी के मैदान पर। और जो विंबलडन ओपन खेला जाता है ये आपका खेला जाता है ग्रास कोर्ट पर, यानी कि घास के मैदान पर। और जिसमें से साथ ही जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये सबसे पहले आयोजित किया जाता है। और इसके विजेता कौन बने थे? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में जो पुरुष सिंगल के विजेता बने थे ये आपके जेनिक सिनर बने थे। इसी में महिला सिंगल का खिताब किसने जीता था? तो बेलारूस की आरेना सबालेंका ने। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता था? तो बात की रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन की जोड़ी नहीं। तो याद रखिएगा ये सारे के सारे टाइटल इसी से रिलेटेड हैं। अब आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में 150 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने वाले भारत के एकमात्र जो फुटबॉलर हैं ये कौन बन गए हैं? तो ये साथियों इमेज से ही क्लियर हो रहा है, ये बन चुके आपके सुनील छेत्री। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अब साथियों जो भारत के सुनील छेत्री हैं ये 150 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले भारत के पहले फुटबॉलर बन गए हैं। लेकिन साथियों ये ओवरऑल दुनिया में 8वें फुटबॉलर बने। इन्होंने 2002 में मोहन बागान के साथ पदार्पण के बाद जो सुनील छेत्री हैं इन्होंने टोटल कितने गोल किए हैं? तो 94 गोल। पहले हम लोग सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी तक साथियों जो सबसे ज़्यादा गोल किए हैं ये पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किए हैं, जिन्होंने 128 गोल किए हैं। इसके बाद दूसरे स्थान पर है अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी, जिन्होंने किए 106 गोल। और इसमें बात की जो सुनील छेत्री हैं ये तीसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने अभी तक 94 गोल किए हैं। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बात करें तो ये सारे के सारे जो साथ जो टूर्नामेंट है ये फुटबॉल से रिलेटेड है। और ये हम लोगों ने अभी 2024 के अंदर ही पढ़े हैं सारे के सारे टूर्नामेंट। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था जनवरी महीने के अंदर कि 13वां जो स्पेनिश सुपर कप का खिताब है ये किसने जीता था? तो रियल मैड्रिड ने। फाइनल में हराया था बार्सिलोना को। यूनाइटेड कप 2024 का खिताब ये जीता था आपके जर्मनी ने। फाइनल में हराया था पोलैंड को। अभी फीफा के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का जो पुरस्कार है ये किसे मिला था? तो अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को। और इसी में फीफा के सर्वश्रेष्ठ जो महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला था जनवरी महीने के अंदर ही, ये मिला था एटाना बोनमती को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में हीरो इंडिया ओपन 2024 का जो विजेता है ये कौन बना है? नाम इनके साथ तो कीता नाकाजिमा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अच्छा साथियों ये है कौन? कीता नागाजिमा। तो साथियों जापान के हैं कीता नागाजिमा। और इन्होंने अभी इंडियन ओपन गोल्फ 2024 में ये ओवरऑल विजेता बने। और ये साथियों बात के जो वीर इलाहाबाद है इनसे 4 शॉट आगे रहे हैं। जबकि इसमें बात की ओर से विजेता कौन रहा है? तो दूसरे स्थान पर है बात की ओर से वीर इलाहाबाद। और यदि आप लोगों से पूछे कि इस टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो हरियाणा के गुरुग्राम में जो DLF गोल्फ एंड कंट्री क्लब है यहीं पर इसका आयोजन किया गया था। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बात करें तो ये साथ ही सारों की सारी जो ट्रॉफी है ये गोल्फ से संबंधित है। जिसमें से जो वॉकर कप है ये SSC CHSL के एग्जाम में पूछा गया था 2022 के अंदर, तो याद रखिएगा। और एक और याद रखिएगा राइडर कप, इसका संबंध भी है गोल्फ से ही। मास्टर टूर्नामेंट पूछे तो इसका संबंध है गोल्फ से। और यदि आप लोगों से पूछे कि गोल्फ को जो ओलंपिक है इसमें कब शामिल किया गया था, तो सन 1900 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरे का वर्ष का जो समापन समारोह है ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? ये किया गया साथियों इटली की राजधानी रोम के अंदर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल साथियों 29 मार्च को क्या है कि इटली की जो राजधानी है रोम, यहाँ पर जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है यहीं पर 2023 का समापन समारोह आयोजित किया गया है। और मार्च 2021 में जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है इसने भारत के एक प्रस्ताव के बाद 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरे का वर्ष घोषित किया था, जिसे 70 से जो अधिक देश है इन्होंने समर्थन दिया था। अब बात करते हैं पहले फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में।
तो इसकी जो स्थापना है ये 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय इसका इटली के रोम के अंदर, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है तो क्यू डोंगयू। और इसका साथ ही प्राथमिक कार्य क्या है, तो इसका जो प्राथमिक मिशन है ये भूख को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करना है। और इसके साथ साथ ये और याद रखिएगा कि जो यूनाइटेड नेशन है इसने वर्ष 2024 को ऊँटों का वर्ष घोषित किया है, जबकि वर्ष 2023 को बाजरे का वर्ष घोषित किया था। तो ये और याद रखिएगा इसी से रिलेट कर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में कल्याण चालुक राजवंश का 900 साल पुराना कन्नड़ जो शिलालेख है ये किस राज्य में खोजा गया है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तेलंगाना के अंदर। देखिए जो कल्याण चालुक है इसके जो राजवंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख है ये तेलंगाना का एक स्थान है जिसका नाम है गंगापुरम, यहीं पर खोजा गया है। और चालुक्यों ने साथ ही 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक मध्य भारत का जो दक्कन पठार है यहाँ पर शासन किया था, जिसमें 3 अलग अलग राजवंश शामिल थे। एक तो था बादामी, दूसरी कल्याणी और तीसरी बैगी राजवंश। ये तीनों राजवंश शामिल थे। बात करते तेलंगाना के बारे में, तो अभी यहाँ के नए मुख्यमंत्री बने थे रेवंत रेड्डी साहब। राज्यपाल कौन है यहाँ के? नाम इनके साथ सीपी राधाकृष्णन, क्योंकि इससे पहले जो तेलंगाना की राज्यपाल थी तमिलसाई साउंडरराजन, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और इसके बाद झारखंड के जो राज्यपाल थे सीपी राधाकृष्णन, इनको अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल के कार्य अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था इनको, सीपी राधाकृष्णन को। और राजधानी यहाँ की क्या है तो हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय जो संस्कृति पुरस्कार है इससे किसे सम्मानित किया गया है? नाम है दोस्तों इनका मीना चरांदा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अच्छा साथियों, ये है कौन मीरा चरांदा? तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय के जो कालिंदी कॉलेज है इसकी प्रिंसिपल और प्रोफेसर है, जिनको भी वर्ष 2024 का अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड दिया गया है। अच्छा, इनको ये अवार्ड दिया क्यों गया है? तो इनको ये जो अवार्ड है ये शिक्षा व समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों करने के लिए ये सम्मान दिया गया है। और ये अवार्ड इन्हें किसने दिया है? तो सोक्रेट्स सोशल रिसर्च यूनिवर्सिटी दिल्ली के द्वारा। अब ये अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन है, तो एक बार आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए। ये सारे के सारे अवार्ड मैं आपको कई बार रिवीजन करा चुका हूँ, अभी तक तो आपको याद हो जाने चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था कि वर्ष 2023 के सरस्वती सम्मान से कैसे सम्मानित किया गया था, तो प्रभा वर्मा को। और इस बार ये कौन से नंबर का था? तो 33वें नंबर का। वर्ष 2024 के संगीत कलानिधि पुरस्कार जिसका नाम है इरास्मस, ये दिया गया था कर्नाटक के टीएम कृष्णा को। 58वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इस बार 2 व्यक्तियों को दिया गया था, राम भद्राचार्य और कवि गुलजार को। इस बार मिस वर्ल्ड 2024 की विजेता कौन बनी थी? तो चेक गणराज्य की क्रिस्टीना प्रिजकोवा। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 2 महिला पत्रकारों को मिला है, ग्रीष्मा ठाकुर और रितिका चोपड़ा। 29वां जो देवी शंकर अवस्थी सम्मान है ये मिला है कवि और आलोचक निशांत को। और ये जो देवी शंकर अवस्थी सम्मान है इसमें एक कंडीशन है कि ये 45 वर्ष से कम उम्र के कवि या फिर आलोचक को ही दिया जाता है। और अभी सेराबिक लीडरशिप अवार्ड ये किसे मिला था? तो COP28 के अध्यक्ष सुल्तान अल जाबिर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में भारत के गवर्नमेंटल ई मार्केट जो जेम पोर्टल है इसकी दुनिया में कौन सी रैंक रही है? तो इसकी जो रैंक रही है ये तीसरी रही है, यानी कि आंसर नंबर सी। दरअसल भारत का जो गवर्नमेंटल ई मार्केट जेम पोर्टल है ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन चुका है। सीड्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें तो पहले स्थान पर दक्षिण कोरिया का है, जिसका क्या नाम है? तो कोरिया ऑनलाइन ई प्रोक्यूरमेंट सिस्टम, ये पहले स्थान पर है। इसके बाद दूसरे स्थान पर है सिंगापुर का जेबीज, जबकि तीसरे स्थान पर भारत का ई गवर्नमेंटल पोर्टल जेम राय।
अब एक बार हम लोग जेम पोर्टल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये भारत सरकार के जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है, इसके द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। और जेम पोर्टल को कई सरकारी विभाग और संगठनों, वस्तुओं और सेवाओं खरीद की सुविधा के लिए वर्ष 2016 के अंदर लॉन्च किया गया था। अब साथ ही ये पोर्टल से संबंधित क्वेश्चन है, तो एक बार हम लोग कुछ ऐप और पोर्टल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था स्वाति पोर्टल के बारे में, जो कि अजय कुमार सूद ने लॉन्च किया था। साथी पोर्टल लॉन्च किया था कृषि मंत्रालय ने। कंज्यूमर ऐप ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। अपना चंद्रयान पोर्टल ये किया गया था अर्थ साइंस मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। सूरज पोर्टल का जो शुभारंभ है ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था। और अभी जल संसाधन जो नियंत्रण पोर्टल है, इसको शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना था? तो राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व जो ऑटिज्म जागरूकता दिवस है, यह हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो हर साल साथी जो ऑटिज्म अवेयरनेस डे है, यह हर साल आपका 2 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि आंसर नंबर बी। देखिए साथियों, 1 नवंबर 2007 को क्या है कि संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है, इसने विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाने का संकल्प पास किया था, जिसे 18 दिसंबर 2007 को अपनाया गया था। और पहली बार ये जो दिवस है ये 2007 के अंदर ही मनाया गया था। और हर साल साथियों किसी न किसी विषय के साथ मनाया जाता है। 2024 का इसका विषय क्या रहने वाला है? तो एम्पावरिंग ऑटिज्म वॉइसेस, ये इसका विषय रहने वाला है। और अभी हम लोगों ने 1 अप्रैल से कौन सा दिवस पढ़ा था? तो उत्कल दिवस, यानी कि उड़ीसा राज्य का स्थापना दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में साथियों एक रिपोर्ट जारी की गई है, और इस रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में सबसे ज्यादा जो बाल विवाह है ये किस राज्य में रोके गए हैं? तो ये रोके गए साथियों बिहार राज्य के अंदर। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। दरअसल साथियों 161 नागरिक समाज संगठनों के गठबंधन और बाल विवाह मुक्त भारत जो अभियान है, इसके द्वारा डेटा संकलित किया गया है। और इस डेटा के अनुसार 2022-23 में 59,364 जो है ये बाल विवाह रोके गए हैं। और रोके गए बाल विवाहों में से लगभग 60% साथियों लड़कियां ऐसी थी जिनकी आयु 15 से 18 वर्ष के बीच थी, जबकि 26% लड़कियां ऐसी थी जिनकी जो आयु है ये 10 से लेकर 14 वर्ष के बीच थी। लेकिन अगर आप लोगों से पूछे कि सबसे ज़्यादा जो FIR है ये किस राज्य में दर्ज की गई थी, तो पश्चिम बंगाल के अंदर सबसे ज़्यादा FIR दर्ज की गई थी। इसके बाद बिहार है दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर था असम, चौथे पर था उड़ीसा, जबकि 5वें पर महाराष्ट्र था। लेकिन अगर आप लोगों से सीधा पूछे कि सबसे ज़्यादा जो बाल विवाह को रोकने के मामले में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, तो फिर आपका बिहार आंसर हो जाएगा। अच्छा, भारत में बाल विवाह को रोकने से संबंधित कोई कानून है क्या? तो हाँ साथियों, इससे संबंधित एक कानून है जो कि 2006 में बाल विवाह प्रतिषेध कानून बना था। और इस कानून के तहत शादी के लिए जो लड़कों की आयु है 21 साल निर्धारित की गई थी, जबकि लड़कियों की जो आयु है या 18 साल निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी भारतीय नौसेना ने किस ऑपरेशन के तहत एक ईरानी जहाज जिसका नाम है अल कंबर, इसको बचाया है? तो ये बचा साथियों ऑपरेशन संकल्प के तहत। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दरअसल भारतीय नौसेना का जो जहाज है INS सुमेधा, इसने भी हिंद महासागर में ऑपरेशन संकल्प के तहत एक ईरानी जहाज को बचाया है। और ईरान की जो मछली पकड़ने वाली नौका है जिसका नाम है अल कंबर, इसको समुद्री लुटेरों से मुक्त करा लिया गया। इसमें साथियों भारतीय नौसेना के जो जहाज है INS सुमेधा, इसने INS त्रिशूल के साथ मिलकर ईरान का जो जहाज है अल कंबर, इसको मुक्त कराया है समुद्री लुटेरों से। और जहाज में साथियों इसमें 23 तो ऐसे पाकिस्तानी नागरिक थे जिनको सोमाली समुद्री लुटेरों ने पकड़ कर रखा था, और इन्हीं से इनको बचाया है। अब बात करते हैं अन्य ऑपरेशन के बारे में। जैसा कि अभी आप लोगों ने रिसेंटली पढ़ा था कि जो ऑपरेशन इंद्रावती है, यह भी हेती में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन जो देवी शक्ति है ये चलाया गया था अफगानिस्तान से फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए।
ऑपरेशन चलाया गया था यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए, जबकि जो ऑपरेशन मेघदूत है ये सियाचिन के अंदर चलाया गया था। आज कब का आखिरी क्वेश्चन है कि अभी अडानी समूह के द्वारा दुनिया के सबसे बड़े जो तांबा विनिर्माण संयंत्र है, इसके पहले चरण की जो शुरुआत है ये कहाँ पर की जाएगी? ये की जानी सकती है गुजरात के मुंद्रा के अंदर। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अडानी के जो नेतृत्व वाले समूह है इसने भी गुजरात के मुंद्रा में दुनिया के सबसे बड़े तांबा विनिर्माण संयंत्र के पहले चरण की शुरुआत की घोषणा की है। और ये जो संयंत्र है ये करेगा क्या? तो ये साथी जो संयंत्र है ये तांबे के आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में मदद करेगा। और मार्च 2029 तक यह जो संयंत्र है ये 1 मिलियन टन की पूरी क्षमता के साथ कार्य करना प्रारंभ कर देगा। अब बात करें साथियों एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो याद रखिएगा कि यदि आप लोगों से पूछे कि दुनिया का जो सबसे बड़ा तांबे का उत्पादक देश है ये कौन सा है, तो ये चिली है, जो कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर स्थित है। और बाद में सबसे अधिक जो तांबे का उत्पादक है ये कौन सा राज्य है, तो मध्य प्रदेश। और तांबे के अयस्क के बारे में बात करें तो जैसे साथियों तांबे के कुछ अयस्क होते हैं जैसे कि कैल्कोसाइड, क्यूप्राइड, मेलाकाइड, अजूराइड, ये जो है ये तांबे के अयस्क हैं। आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हाल ही में क्यूबा में भारत का जो नया राजदूत है ये किसे नामित किया गया है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे एक लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और जो भी मेरे भाई बहन चैनल के अंदर पहली बार आए हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।